हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण 11 जून 2020 के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं और आज के न्यूज़पेपर में हम उन सभी हेडलाइंस को कवर करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। देखिए, अगर एक विद्यार्थी के तौर पर इन लाइनों को हम देखें तो जो स्टूडेंट हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जैसे आप लोग हैं, तो आप अगर आपको असफलता मिलती है तो आपको उस असफलता से घबराना नहीं है। हाँ, उस असफलता की क्यों मिली है यानी कि क्या कमी रह गई है उसको देखिए और उस पक्ष पर ज़्यादा वर्क करिए, यानी कि जो पोर्शन आपका वीक है आप उस पर और मेहनत करिए। और जब आप और मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफलता की ओर और बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे, सेट पेपर सॉल्व करेंगे, आपकी रफ्तार और समझने की शक्ति यानी कि सफलता की ओर बढ़ने की आपकी रफ्तार और बढ़ जाएगी। तो अब चलिए आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले है नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ में तीन न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, नहीं बनी बात जारी रहेगी वार्ता। भारत चीन के बीच गतिरोध टालने के लिए हुई मेजर जनरल स्तर की बातचीत विफल रही है, उसी पर है ये न्यूज़। नेपाल वार्ता के लिए व्यग्र, भारत की मौन कूटनीति। जिस तरीके से नेपाल ने भारत के दो जो जगह हैं उनको अपने नक्शे में दिखा दिया था, उसके बाद से ये टॉपिक चल रहा है काफ़ी। और तीसरी न्यूज़ है, देश में सक्रिय मामलों से ज़्यादा हुई स्वस्थ मरीजों की संख्या। यहाँ पर होगा स्वस्थ मरीजों की संख्या। पहली न्यूज़ देख लेते हैं, नहीं बनी बात जारी रहेगी वार्ता। भारत और चीन के बीच लद्दाख से जुड़े सीमा क्षेत्र में कई स्थलों पर उपजे विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। बुधवार को दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच दूसरे चरण की बातचीत हुई, जिससे जल्द ही विश्वास बहाली के लिए और कदम उठाए जाने के संकेत मिले हैं। दोनों पक्षों के बीच पिछले शुक्रवार को शनिवार को भी विदेश मंत्रालय व सैन्य स्तरीय बातचीत हुई थी, जिसके बाद तीन विवादित स्थलों से अपनी अपनी सेना को पीछे हटाने पर सहमति बनी थी। वैसे अभी यह सूचना भी आ रही है कि गलवान क्षेत्र में चीनी घुसपैठ को लेकर पेंच अभी फंसा हुआ है। आने वाले दिनों में भी बातचीत का दौर जारी रहेगा। भारत और चीन के बीच हो रही इस बातचीत के बारे में बताया जा रहा है कि यह वर्ष 2017 के डोकलाम समस्या के दौरान हुई बातचीत से काफी अलग है। डोकलाम के शीर्ष स्तर पर बातचीत का ज्यादा असर पड़ा था, लेकिन इस बार दोनों पक्षों के जमीन पर सीधे तौर पर सैन्य कार्रवाई से जुड़े अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही है। नेक्स्ट न्यूज है, नेपाल वार्ता के लिए व्यग्र, भारत की मौन कूटनीति। नेपाल ओली सरकार यानी कि नेपाल की जो ओली सरकार है, जिस तरह से भारत विरोधी रवैया अपना रही है उसको लेकर भारत फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं जताने की कूटनीति अपना रहा है। पिछले कुछ दिनों के भीतर नेपाल के पीएम ओली यानी कि केपी शर्मा ओली के अलावा उनके विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली दो दो बार भारत से सीमा विवाद पर बातचीत करने का प्रस्ताव कर चुके हैं, लेकिन भारत विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई गई है। सूत्रों का कहना है कि भारत फिलहाल नेपाल को लेकर चुप्पी की कूटनीति ही अख्तियार करेगा। पिछले 3 हफ्तों में नेपाल की तरफ से कई बार बेहद आपत्तिजनक बयान आने के बावजूद भारत की तरफ से सिर्फ एक बार आधिकारिक बयान जारी किया गया है। मंगलवार को नेपाल की संसद में भारतीय क्षेत्र में पड़ने वाले लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधारा इलाके की ओर को अपने नए नक्शे में शामिल करने का संशोधन विधेयक संसद के पटल पर पेश किया गया। इस नक्शे को लेकर नेपाल के दोनों सदनों में संबंधित विधेयक 2/3 बहुमत से पारित भी हो गया। नेक्स्ट न्यूज है, देश में सक्रिय मामलों से ज्यादा हुई स्वस्थ मरीजों की संख्या। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार
48.99 यानी कि 48.99% मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं। देश में 2.76 लाख से ज़्यादा संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं और 7,745 लोगों की जान गई है। मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में करीब 10,000 नए मामले सामने आए हैं और 280 लोगों की मौत हुई है। सफदरजंग अस्पताल में फेफड़े और गंभीर रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता ने बताया कि अच्छी बात यह है कि ज़्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। वैश्विक स्तर पर देखा गया है कि 80% मरीजों में हल्का संक्रमण हो रहा है और ऐसे मरीज 100% ठीक भी हो रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि कोरोना से मौत को लेकर डरे देश के लोगों के लिए यह राहत की बात है, लेकिन इससे खुश होने की जरूरत भी नहीं है। हमें शारीरिक दूरी बनाए रखने और स्वच्छता को लेकर जारी मानकों को पूरी तरह से पालन करना चाहिए। तो ये नेशनल पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि महामारी के बीच कई देशों में पाबंदियों में ढील की तैयारी, और पाक वायुसेना के युद्धाभ्यास पर भारत रख रहा है पैनी नज़र। होगा यहाँ पर पैनी नज़र। पहली न्यूज़ देख लेते हैं। पहली न्यूज़ है कि महामारी के बीच कई देशों में पाबंदियों में ढील की तैयारी। दुनिया में बढ़ती कोरोना महामारी के बीच कई देशों ने पाबंदियों में ढील देने की तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया ने कोरोना की रोकथाम के लिए लगाई गई पाबंदियों में राहत देने की दिशा में उठाए गए कदम जारी किए हैं। यूरोप में मामलों में कमी को देखते हुए कई देशों में पहले ही लॉकडाउन में ढील दे दी गई है। रूस की राजधानी मॉस्को में भी लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। ब्रिटेन में लॉकडाउन में ढील देने की कवायद में चिड़ियाघरों और सफारी पार्कों को फिर से खोलने की तैयारी की जा रही है। हालांकि स्कूलों को अभी खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसे लेकर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। शारीरिक दूरी के लिए पर्याप्त जगह के अभाव के चलते स्कूलों को खोलने की अनुमति नहीं मिल पा रही है। फ्रांस में 10 जुलाई से हेल्थ इमरजेंसी खत्म करने की तैयारी की गई है। फ्रांस में गत 11 मई से लॉकडाउन में ढील दी गई है। इस यूरोपीय देश में 1.5 लाख से ज़्यादा मामले पाए गए हैं। यूरोप में कोरोना महामारी से ज़्यादा प्रभावित रहे स्पेन में लगातार दूसरे दिन किसी पीड़ित की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में बीते एक हफ्ते में 56 लोगों की मौत हुई है, जबकि बीते 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 82 नए मामले पाए गए हैं। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि मुल्क में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 5,387 नए मामले पाए गए हैं। इससे संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1,13,702 हो गया है। अब तक 2,255 पीड़ितों की मौत भी हो चुकी है। नेक्स्ट न्यूज़ है पाक वायुसेना के युद्धाभ्यास पर भारत की पैनी नज़र। पाकिस्तान के युद्धाभ्यास हाई मार्क पर भारत की पैनी नज़र है। कराची के आसमान के करीब हो रहे इस युद्धाभ्यास में पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू और अन्य विमान शामिल हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह युद्धाभ्यास पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में हो रहा है। पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने इस हवाई अभ्यास की जानकारी देने के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। भारतीय वायुसेना उनकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रख रही है, क्योंकि पाकिस्तानी लड़ाकू विमान रात के समय उड़ान भरने सहित विभिन्न युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इसमें चीनी जेफ-17, F-16S, मिराज 3S विमान भी शामिल हैं। तो ये इंटरनेशनल पेज की 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है हर शहर में कम से कम एक बाजार होगा वाहन मुक्त। कोरोना वायरस के बचाव के तहत भीड़ भाड़ कम करने की कवायद। वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं। चेक बाउंस को अपराध से बाहर करने पर विचार। और अगले वर्ष 9.5% विकास दर का अनुमान रहने जताया गया है। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। हर शहर में कम से कम एक बाजार होगा वाहन मुक्त। देश के बड़े शहरों में 3 बाजारों और छोटे शहरों में एक बाजार को वाहन मुक्त बनाया जाएगा। इन बाजारों में ग्राहकों की आवागमन सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यह व्यवस्था कोरोना महामारी के प्रकोप से बचने के एहतियात
उपायों के तहत शारीरिक दूरी बनाने के लिहाज से की जा रही है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और शहरी निकायों को इस तरह का प्रस्ताव भेजा है। मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में ऐसा करने से पहले सभी संबंधित पक्षकारों से विमर्श करने को भी कहा है, ताकि इससे किसी को मुश्किल ना हो। इन पक्षकारों में वेंडर्स, म्युनिसिपल अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस, पार्किंग मुहैया कराने वाले मालिक, दुकानदारों और उपभोक्ताओं को शामिल करने की बात की गई है। शहरी विकास मंत्रालय ने इसके लिए शहरों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहली श्रेणी में 10 लाख अथवा इससे अधिक की आबादी वाले शहर, जिनमें कम से कम 3 बाजारों को पैदल घूमने वाले उपभोक्ताओं के अनुकूल बनाया जाएगा। दूसरी श्रेणी वाले शहर जिनकी आबादी 10 लाख से कम है, उनमें कम से कम एक बाजार को वाहन मुक्त कर उन्हें पैदल घूमने फिरने के लिए सुरक्षित बनाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं। कोरोना काल में वस्तुओं एवं सेवा कर काउंसिल की 40वीं बैठक में जीएसटी दरों में किसी प्रकार के बदलाव की उम्मीद नहीं है। वहीं बिक्री में उधारी बढ़ने से कारोबारियों को जीएसटी भरने के लिए अतिरिक्त समय देने पर विचार किया जा रहा है। 12 जून को पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंस से जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। टैक्स विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल सरकार के पास वस्तुओं पर लगने वाली जीएसटी दरों में बदलाव की कोई वित्तीय गुंजाइश नहीं है। राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार गैर जरूरी वस्तुओं पर लगने वाली जीएसटी दरों को बढ़ाती है तो ये वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, जिससे उनकी मांग प्रभावित होगी। कोरोना की वजह से 25 मार्च के बाद लगभग 60 दिनों तक गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री पूरी तरह ठप रही है। लॉकडाउन खुलने के बाद भी गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री के लिए कारोबारी संघर्ष कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक कौन सी वस्तु किसके लिए जरूरी है और किसके लिए गैर जरूरी है, यह उपभोक्ता तय करता है। वर्तमान में सरकार का उद्देश्य खपत में बढ़ोतरी करना है। नेक्स्ट है, चेक बाउंस को अपराध से बाहर करने पर विचार। वित्त मंत्रालय ने 19 कानूनों के तहत आने वाले छोटे अपराधों को अपराध के दायरे से बाहर करने का प्रस्ताव रखा है। इन 19 कानूनों में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी चेक बाउंस, सरफेसी एक्ट बैंक कर्ज के पुनर्भुगतान, एलआईसी एक्ट, पीएफआरडीए एक्ट, आरबीआई एक्ट, एनएचबी एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और चिट फंड्स एक्ट जैसे कानून शामिल हैं। मंत्रालय का मानना है कि कोरोना संकट के इस दौर में कारोबार चलाते रहने और शुरू करने वाले कारोबारियों के सामने ऐसी कई छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं जिन्हें अपराध के दायरे में रखा गया है। एक बयान में वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने का दूरगामी असर दिख सकता है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबारी सुगमता में और सुधार होगा तथा छोटे छोटे मामलों में कोर्ट कचहरी के चक्कर और जेल जाने की घटनाओं में कमी आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, अगले वर्ष 9.5% विकास दर का अनुमान लगाया गया है। विपरीत आर्थिक हालात के चलते पटरी से खिसकती नजर आ रही देश की अर्थव्यवस्था अगले साल फिर से कुलांचे भरने के लिए तैयार है। अग्रणी रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष के दौरान 9.5% की वृद्धि दर पार कर सकती है। एजेंसी ने अगले साल वित्तीय सेक्टर के हालात सुधारने की उम्मीद भी जताई है। इसके साथ ही एजेंसी ने कहा है कि कोरोना जैसे की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष के दौरान 5% तक सिकुड़ सकती है। इस बीच एक अन्य रेटिंग एजेंसी S&P ने भी भारत की सॉवरेन रेटिंग बरकरार रखी है। सॉवरेन मतलब राष्ट्रीय। कोरोना वायरस के चलते उपजे संकट ने देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन फिच के अनुमान के मुताबिक अगले वित्त वर्ष भारत इस वैश्विक संकट से उबरने में कामयाब रहेगा। एजेंसी के मुताबिक ग्लोबल संकट से उबरते हुए भारत की विकास दर वापस तेज रफ्तार पकड़ लेगी। इस दौरान इसके BBB श्रेणी से ऊपर रहने की उम्मीद है। तो ये बिजनेस पेज की 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हर बार की तरह।
पहला आर्टिकल है, पर्वत बन गई है मजदूरों की पीर। कोरोना संकट के बीच एक अच्छी बात यह रही कि मजदूरों की यह व्यथा राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आ गई। यानी कि जब पलायन मजदूरों ने किया तो उनकी जो दिक्कतें थी, जो जिन दिक्कतों का वो सामना कर रहे थे, वो सभी न्यूज़ चैनल पर दिखाया गया और हर व्यक्ति को उनकी समस्याओं को जानने का मौका मिला। इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार प्रदीप सिंह द्वारा। दूसरा है, सरकार की इच्छा शक्ति के उदाहरण। कांग्रेस ने क्वात्रोची को बचाने में पूरा जोर लगाया, वहीं मोदी सरकार ने यही काम माल्या पर शिकंजा कसने में किया है। इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार सुरेंद्र किशोर द्वारा। तीसरा आर्टिकल है हमारा, उम्मीद बढ़ाने वाले आंकड़े। जिस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े दिए गए हैं कि अब स्वस्थ होते मरीजों की संख्या ज़्यादा हो गई है, इसी पर लिखा गया है ये तीसरा आर्टिकल। सबसे पहले हम अपने पहले आर्टिकल को देख लेते हैं, पर्वत बन गई है मजदूरों की पीर। प्रवासी मजदूरों की व्यथा को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आने में कई दशक लग गए। दुष्यंत कुमार के शब्दों में कहें तो पीर पर्वत सी हुई, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इन मजदूरों का जीवन एक अजीब दुष्चक्र में फंस गया है। अपने गांव देश से रोजगार के मौके है नहीं, काम की तलाश में जहां गए वहां पसीना बहाया, उस राज्य ने उन्हें हमेशा बाहरी समझा। इस बात का कोई असर नहीं हुआ कि जो काम उनके अपने नहीं कर पाए थे, ये बाहरी कर रहे थे प्रदेश को आगे ले जाने का। यानी कि जैसे महाराष्ट्र वगैरह में या दिल्ली वगैरह में आप देखेंगे, जितने भी मजदूर हैं वो उत्तर भारत से आते हैं और वहाँ पर दिहाड़ी पर काम करते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शंस का काम हो या ऑटो रिक्शा चलाना हो, रिक्शा चलाना हो, सब्जी बेचना हो, कूड़ा उठाना हो, या फिर जितने भी काम हैं वो सभी ये मजदूर करते हैं। लेकिन इस संकट की घड़ी में किसी ने भी ये जहमत नहीं उठाई कि हमारे जो दैनिक कार्य हैं उसका 70% कार्य यही लोग करते हैं। इन प्रवासी श्रमिकों का यह दर्द यहीं खत्म नहीं होता। जब घर लौटकर आते हैं तो उनका स्वागत मेहमान की तरह होता है। ज़्यादा समय तक रुक जाए तो गांव वाले ही नहीं, परिजन भी शक की नज़र से देखते हैं। प्रवासी मजदूरों की सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश और बिहार से है। दोनों कृषि पर निर्भर प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश में तो शहरीकरण और औद्योगिकरण हुआ, पर बिहार आज भी मुख्यतः खेती पर ही निर्भर है। 2014 से पहले देश के 7 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही हुए हैं। फिर भी देश के इस सबसे बड़े प्रदेश में अस्थिरता राजनीति का स्थायी भाव बन गया है। लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया, मगर अपने ही किसी मुख्यमंत्री को 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया, न नेहरू के जमाने में और न ही इंदिरा के जमाने में। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 2007 में जब 2007 में मायावती निर्वाचित कार्यकाल पूरा करने वाली पहली मुख्यमंत्री बनी थी। उत्तर प्रदेश को लगभग 15 साल तक लगातार एक ही व्यक्ति या परिवार को सत्ता में रखने का अवसर नहीं मिला। बिहार को यह सौभाग्य पिछले 30 साल से मिल रहा है। फिलहाल इन दोनों राज्यों में एक बुनियादी फर्क है, वह है इनके मुख्यमंत्रियों की सोच का फर्क। जो भी हो, कोरोना संकट के दौरान लोगों ने देखा कि कौन कितना और कैसे काम कर रहा है और कौन काम करने का स्वांग कर रहा है। स्वांग की इस स्पर्धा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोई सानी नहीं है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम प्रवासी मजदूरों को धकेल बाहर करने के बाद भी उनके हालात नहीं संभल रहे हैं। दिल्ली में गुरुद्वारे न होते तो पता नहीं कितने लोग शायद भूखे मर जाते। प्रवासी मजदूरों के साथ अजीब अजीब बातें हो रही हैं। जब हाथ थामने की जरूरत थी तो उनके नियोक्ता और स्थानीय सरकारों ने मुंह मोड़ लिया। अब उन्हें हवाई जहाज, एसी रेल और लग्जरी बसों से वापस लाया जा रहा है। यह जो बीच का समय है वह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सरकारों के लिए अवसर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इस अवसर की चुनौती स्वीकार करने में सबसे आगे दिख रही है। योगी सरकार ने माइग्रेशन कमीशन बनाने की घोषणा की है। लौटकर आए मजदूरों के कौशल से जुड़े आंकड़े इकट्ठा कर लिए गए हैं। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन, फिक्की, लघु उद्योग भारती और नार्डेको
के साथ राज्य सरकार ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने में स्वरोजगार की सबसे बड़ी भूमिका होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाले माइग्रेशन कमीशन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और लघु उद्योग के जरिए उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। अब जरूरत इस बात की है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने से जुड़ा गांधी जी का सपना पूरा हो। आजादी के बाद से ही देश की आर्थिक नीतियों की गलत दशा दिशा की शास्त्रीय बहस में जाए बिना नतीजे पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है सरकार की इच्छा शक्ति के उदाहरण। विजय माल्या के प्रत्यर्पण के सिलसिले में ताजा खबर यही है कि उसे भारत लाने में कुछ देर हो सकती है। इसके बावजूद उसका प्रत्यर्पण तय है। इसका कारण मोदी सरकार का रुख रवैया है। हर सरकार की परख उसके रवैये से होती है। बोफोर्स सौदे में दलाली खाने वाले ओतावियो क्वात्रोची और बैंकों के कर्जदार भगोड़े विजय माल्या के मामले में मिसाल से यह एक बार फिर साबित होता है। यह किसी से नहीं छिपा कि क्वात्रोची के प्रति कांग्रेस सरकारों का रुख कैसा रहा। आम जन को तो यही लगता है कि कांग्रेस ने कदम कदम पर बोफोर्स सौदे और उसके दलालों को बचाया है। दूसरी ओर मोदी सरकार ने विजय माल्या के खिलाफ लंदन की अदालत में वर्षों तक लगातार केस लड़कर उसके प्रत्यर्पण की नौबत ला दी है। माल्या जल्द ही भारत में होगा। उसने विभिन्न बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए गबन किए हैं। ये पैसे जनता के हैं। सरकार इन पैसों की ट्रस्टी होती है। दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में सार्वजनिक धन की लूट एवं बंदरबाट की पुरानी परंपरा रही है। इसी परंपरा से निकले माल्या जैसे शख्स ने पहले तो पूरी गारंटी दिए बिना बड़े कर्ज लिए और फिर उन्हें न लौटाने का मंसूबा बनाया। इसके विपरीत क्वात्रोची को कांग्रेसी सरकार ने दशकों तक बचाया। अंत में ऐसी स्थिति बना दी जिससे वह साफ बच निकला। बाद में केंद्र में आई कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित सरकारों ने इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की। नरसिंह राव सरकार ने विदेश मंत्री माधव सिंह सोलंकी ने तो दावोस में स्थित विदेश मंत्री से यहां तक कह दिया था कि बोफोर्स केस राजनीति से प्रेरित है। इस पर देश में भारी हंगामा हुआ तो सोलंकी को इस्तीफा देना पड़ा। इससे बड़ा सवाल यही रहा है कि यदि राजीव गांधी ने बोफोर्स की दलाली के पैसे खुद नहीं लिए तब भी उनकी सरकार की अनुवर्ती कांग्रेस सरकारों ने क्वात्रोची को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर क्यों लगाया। पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने 2016 में क्यों कहा कि मैंने बोफोर्स की फाइल दबा दी थी। इतना ही नहीं, वर्ष 2011 में बोफोर्स मामले में एक और नाटकीय मोड़ आया। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने 3 जनवरी 2011 को कहा कि विन चड्डा और क्वात्रोची को बोफोर्स दलाली के रूप में 41 करोड़ रुपए दिए गए, इसलिए उन पर आयकर बनता है। चूंकि क्वात्रोची की कोई संपत्ति भारत में नहीं थी तो आयकर विभाग ने 6 नवंबर 2019 को मुंबई में एक फ्लैट जब्त किया। वह फ्लैट बिन चड्डा के पुत्र हर्ष चड्डा का था। इससे पहले वर्ष 2006 में केंद्र की मनमोहन सरकार ने एक एएसजी बी दत्ता को लंदन भेजा था। उन्होंने लंदन के बैंक में क्वात्रोची के फ्रीज खाते चालू कराए जिसमें से उसने रकम निकाल भी ली थी। वैसे बोफोर्स दलाली मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में है। इसमें याचिकाकर्ता अजय अग्रवाल की दलील है कि मामला तार्किक परिणति पर नहीं पहुंचा तो इसकी पुनः सुनवाई हो। इसके उलट मोदी सरकार ने माल्या पर रुख इतना सख्त किया कि वह कर्ज देने को भी तैयार हो गया। किंतु अब सरकार न केवल पूरी वसूली के लिए प्रतिबद्ध है बल्कि उसे सजा दिलाने के लिए भी कूटनीतिक तौर पर आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट आर्टिकल है उम्मीद बढ़ाने वाले आंकड़े। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई यह जानकारी एक बड़ी राहत देने वाली है कि कोरोना के एक्टिव केस के मुकाबले संक्रमण से मुक्त हो चुके लोगों की संख्या अधिक दर्ज की गई है। ऐसा पहली बार हुआ है और इसका मतलब है कि कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 50% से ज्यादा हो गई है। यह अच्छी खबर इस आशय का संचार करने वाली भी है कि हम कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग को जीतने में कामयाब होंगे। कामयाबी पाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। इस कठिन लड़ाई को हर हाल में जीतना ही होगा। कोशिश यह होनी चाहिए कि इस लड़ाई को जल्द से जल्द जीतने में सफलता मिले। इस सफलता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ
उनकी विभिन्न एजेंसियों को तो लगातार सजगता का परिचय देना ही होगा। इसके साथ ही आम जनता को भी सावधानी बरतनी होगी। निश्चित रूप से कोरोना के कहर से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि उन जरूरी उपायों की अनदेखी की जाने लगे जो संक्रमण से बचे रहने अथवा उसके प्रसार को रोकने में सहायक हैं। कोरोना से संक्रमित लोगों की तुलना में संक्रमण से छुटकारा पा चुके लोगों की अधिक संख्या के आधार पर इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जाना चाहिए कि खतरा टल गया है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है T20 विश्व कप पर फैसला जुलाई में और बंद दरवाजों में भी करा सकते हैं IPL। ये स्टेटमेंट दिया है सौरव गांगुली ने। पहली न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने बुधवार को फैसला किया कि वह इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर में होने वाली T20 विश्व कप पर अभी कोई फैसला नहीं लेगा। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव मनु साहनी ने कहा कि हमें इस पर कोई भी फैसला लेने का मात्र एक मौका मिलेगा और यह सही मौका होना चाहिए। हम अपने सदस्यों, ब्रॉडकास्टर्स, पार्टनर्स, सरकारों और खिलाड़ियों से लगातार बात करना जारी रखेंगे। इसके साथ ही सही फैसले पर पहुंचेंगे। वहीं टैक्स में छूट को लेकर आईसीसी ने बीसीसीआई को दिसंबर तक की छूट दे दी है। इससे बीसीसीआई सरकार से बात करके टैक्स में छूट दिला सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आईसीसी बीसीसीआई से T20 विश्व कप 2021 और वनडे विश्व कप 2023 की मेजबानी छीन लेगा। दूसरी न्यूज़ है बंद दरवाजे में भी करा सकते हैं IPL। ये स्टेटमेंट दिया है सौरव गांगुली ने। बीसीसीआई के अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने सभी राज्य क्रिकेट संघों को बुधवार को पत्र लिखकर कहा कि हम स्थगित हुए IPL को इस साल कराने को लेकर प्रतिबद्ध हैं और जरूरत पड़ी तो इसे खाली स्टेडियम में भी कराया जा सकता है। कोविड-19 के कारण यह T20 लीग अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई है। गांगुली ने राज्य संघों को भेजे अपने पत्र IPL से लेकर घरेलू सत्र को फिर से शुरू कराने को लेकर बोर्ड की गतिविधियों की जानकारी दी है। गांगुली ने पत्र में लिखा कि मुझे लगता है कि क्रिकेट जल्द ही धीरे धीरे शुरू होने लगेगा और ऐसा लगता है कि भारत में प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट को फिर से शुरू करने में कुछ महीने लगेंगे। IPL का 13वां सत्र 29 मार्च 2020 से शुरू होने वाला था, हालांकि इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। बीसीसीआई सभी संभावित विकल्पों पर काम कर रहा है जिससे हम इस साल IPL का आयोजन कर सकें। अगर हमें इसका आयोजन खाली स्टेडियम में भी कराना हुआ तो हम कराएंगे। तो ये आज का यानी 11 जून 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।